हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जनवरी का हम लोग कंप्लीट करा दिया था। जो जनवरी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, वो प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फरवरी आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। और देखिए इसमें क्या बोला गया है। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द LIC चेयरपर्सन M.R. कुमार टिल विच डेट। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में LIC अध्यक्ष M.R. कुमार का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है, ये इसमें पूछा गया। ठीक है ना, LIC के जो चेयरमैन हैं M.R. कुमार का टेन्योर जो है अभी बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया है? क्योंकि LIC जो है अपना IPO वगैरह ला रहा है, तो उसी के फंक्शनिंग के लिए उसी को सही तरीके से लॉन्च हो जाए, कहीं पर कोई इशू ना आए। ठीक है ना, इसीलिए M.R. कुमार जी का कार्यकाल लगातार दूसरी बार इस बार ये बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये बढ़ाकर इनका कार्यकाल कब तक कर दिया गया, यही इसमें पूछा गया है। तो 13 मार्च 2022। ठीक है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 मार्च 2022। ऑप्शन नंबर ए, 13 मार्च 2022 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, LIC चेयरमैन M.R. कुमार जी का कार्यकाल बढ़ाकर 9 महीनों के लिए बढ़ाकर 13 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। और ये 30 जून 2021 को ही रिटायर होने वाले थे। 30 जून 2021 को ही रिटायर हो गए थे, लेकिन इसके बाद से इनको लगातार 2 बार इनका सर्विस एक्सटेंशन दिया गया इनको। इस वजह से अब इनका जो रिटायर होने का टाइम है, जो इनका कार्यकाल है, 13 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, LIC अपना IPO लॉन्च कर रहा है, ये मैंने बताया ही, और M.R. कुमार जी उसी की देख रेख कर रहे हैं, इसीलिए इनका कार्य लगातार बढ़ाया जा रहा है। LIC का हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डाटा ऑन sectoral development of bank credit December 2021, the bank's non-food credit registered how much growth in December 2021? भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक क्रेडिट की क्षेत्रीय तैनाती दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार बैंक के गैर खाद्य ऋण ने दिसंबर 2021 में कितनी वृद्धि दर्ज की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। हिंदी अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश देख लिया करो, इंग्लिश में लैंग्वेज जो है इजी होती है, थोड़ा इजीली हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। RBI की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर भी होगी, वो सभी क्वेश्चन बैंक एग्जाम के लिए, किसी भी बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, बस उसका लेवल अपने आप में बढ़ता घटता जाता है। PO क्लर्क के लिए दूसरा लेवल होता है, स्केल 2 GBO के लिए दूसरा लेवल होता है, स्केल 3 के लिए दूसरा लेवल होता है। तो लेकिन RBI की इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए जरूरी होती है अगर हम बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसका फिलहाल जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 9.3%, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 9.3% इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा और आसान भाषा में इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, RBI ने क्या किया है कि अभी हाल ही में सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट दिसंबर 2021 जारी किया हुआ है, और इसके अनुसार दिसंबर 2021 में बैंक के नॉन फूड क्रेडिट में 9.3% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जबकि दिसंबर 2020 में ये वृद्धि जो है 6.6% की थी। मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा डाटा मैं लिख दे रहा हूँ। हालांकि जो लोग PDF वगैरह परचेज करते हैं और जो लोग बैंकिंग मास्टर बैच वगैरह भी परचेज करेंगे, 2-4 दिन में लॉन्च करने वाला हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जो लोग नहीं परचेज कर रहे हैं, जब तक उनको फ्री वीडियोज़ मिल रहा है, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहा करो। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि दिसंबर 2020 की, दिसंबर 2020 में ये कितना था, 6.6% का था। ठीक है ना, और अब ये जो है 9.3% हो गया है। ठीक है, दिसंबर 2021 में। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ये आप लोग यहाँ से भी ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.3%। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी बताई गई थी। एक का तो मैंने क्वेश्चन फ्रेमिंग कर दी, बाकी कुछ पॉइंट्स और हैं जो इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, जिसको हमें जानना जरूरी है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं और आप लोग नोट डाउन करिएगा। PDF परचेज करने वाले मैं फिर से बता रहा हूँ, आप भी थोड़ा बहुत लिख लिया करो। आपको तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी PDF में, लेकिन फिर भी आप लोग इसको थोड़ा बहुत लिख लिया करो, याद रहेगा ना। थोड़ा बहुत अपनी पेन वगैरह चलाओगे तो आपको याद रहेगा। तो ये जो रिपोर्ट थी, ये और क्या क्या कहती है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, पॉइंट वाइज तरीके से इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। तो इसी रिपोर्ट के अनुसार एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में 14.5%, मैं लिखता हुआ भी चल रहा हूँ, 14.5% की क्रेडिट ग्रोथ हुई है। और ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ की। ठीक है ना, अलग अलग सेक्टर की अगर बात की जाए तो ग्रॉस बैंक क्रेडिट में दिसंबर 2021 में 9.20% की ग्रोथ हुई। कितने की हुई? 9.20% की ग्रोथ हुई। किसकी बात हो रही है? ग्रॉस बैंक क्रेडिट में, ग्रॉस बैंक क्रेडिट में। ठीक है ना, फूड क्रेडिट की अगर हम लोग बात की जाए तो फूड क्रेडिट की ग्रोथ जो है दिसंबर 2021 तक में कितना था? -4.2%, यानी कि इसमें कमी आई, -4.20% की आई, इसमें कमी आई, डिक्लाइनेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है,
नॉन फूड क्रेडिट की बात करेंगे तो 9.3%, ठीक है ना, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही इसका आंसर भी है, ये बताया भी गया आपको, ठीक है ना। इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर 2021 में 7.6% 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई, की ग्रोथ हुई यहाँ पर, ठीक है। माइक्रो एंड स्मॉल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिसंबर 2021 में इसमें जो है 20.5%, 50%, ठीक है ना, 20.50 या 5% की ग्रोथ इसमें हुई। मीडियम एंटरप्राइजेस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो 86.5% की हुई यहाँ पर, ठीक है ना। लार्ज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.30% की हुई, ठीक है ना। साथ साथ में अगर हम लोग एनबीएफसीज की अगर हम लोग बात कर लें तो एनबीएफसीज में 13.4% की वृद्धि दर्ज की गई। ये बात हो गई एनबीएफसीज की। पर्सनल लोन्स की बात की जाए तो 14.3% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्केल 3 वगैरह के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना डीप में जाकर पीओ क्लर्क में तो नहीं पूछा जाएगा, और स्केल 2 में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, ज़्यादातर चांसेस नहीं पूछने के, लेकिन स्केल 3 में ये डाटा का खेल है और यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर का जो पेपर रहा था स्केल 2 में, उसमें बहुत ज़्यादा डाटा वगैरह पूछ लिया गया, तो बहुत डीप में जाकर घुस कर वो लोग चीज़ें पूछे हुए थे। तभी से हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा डीप में जाकर थोड़ा सा और डाटा हम लोग बताएंगे, जिससे कि स्केल 3 वालों के लिए भी जो है ये आसानी रहे। और ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम भी आप लोग याद रखना, सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट दिसंबर 2021, जो कि क्वेश्चन में दिया गया। इस रिपोर्ट का नाम भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिलेंगी। नेक्स्ट, वेदांता लिमिटेड हैज रिसेंटली टाइड अप ए फैसिलिटी ऑफ ₹8,000 crores विद व्हिच बैंक टू टेक ओवर ए मेजॉरिटी ऑफ द सिंडिकेटेड फैसिलिटी। वेदांता लिमिटेड ने हाल ही में किस बैंक के साथ 8,000 करोड़ रुपए की सुविधा का करार किया है, जो कि सिंडिकेटेड सुविधा का अधिकांश हिस्सा लेगी। ठीक है, हिंदी टफ लगेगी, हिंदी में भी ट्रांसलेशन इसका ऐसे ही हुआ तो फिर भी करना था तो कर दिया है। इंग्लिश पढ़ो, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और इसका जो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड सीईओ, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये आप लोग यहीं पर रिकॉल कर लो। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है सिंडिकेटेड फैसिलिटी, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, ठीक ना। कई बार लोग मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि सर जो बैंकिंग टर्म्स आता है उसको बता दिया करो, ठीक है ना। तो जो बताने वाली चीज़ें होती हैं वो बताई जाती हैं, नेसेसरी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बार बार ये सारी चीज़ें बताना, और भी जो चीज़ें होती हैं, और जो चीज़ें छोड़ता भी है उसको पिछले कई वीडियोज़ में बताया जा चुका है। जो लोग वीडियोज़ को देखे हुए, जो लोग चैनल पर बने हुए, उनको सारी चीज़ें पता है। अब आप पैरासूट कैंडिडेट की तरीके से आज ही आ रहे हो और आज ही कमेंट करके चले जा रहे हो कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी नहीं बताई जा रही, तो ये ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा पढ़ो, 2-4-10 वीडियो देखो, किसी न किसी में आपको मिल जाएगा। ये मुझे खुद भी पता होता है कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे सिंडिकेटेड फैसिलिटी की बात आई तो हम इसके बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना हम जरूर जानेंगे जिससे कि हमको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। बाकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत वास्ट है, इसमें हम जितना पढ़ना चाहें, 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर, 3-3, 4-4 घंटे के लेक्चर एक टॉपिक पे हम लोग बना सकते हैं और आप उसको पढ़ेंगे, लेकिन उतना हमको जरूरत नहीं। हमको पीएचडी थोड़ी करनी है यार, हमको एग्जाम निकालना है, ठीक है। बस हमको एग्जाम निकालना, जितनी जरूरत होगी हम उतना पढ़ लिया करेंगे। बात करेंगे सिंडिकेटेड फैसिलिटी की, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या है ये। तो ये जो सिंडिकेटेड फैसिलिटी है, ये एक प्रकार का लोन या दूसरे किसी प्रकार की क्रेडिट फैसिलिटी होती है, ठीक ना। सिंडिकेटेड फैसिलिटी या तो क्रेडिट फैसिलिटी होगी या तो एक प्रकार का लोन होगा, जो कि एक से अधिक लेंडर्स के द्वारा बोरोवर्स को या फिर ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड बोरोवर्स को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में प्रदान की जाती हैं। बस इतना जानो, फिर से सुनो आप लोग। ये जो सिंडिकेटेड फैसिलिटी है, ये एक क्रेडिट फैसिलिटी है, इसको हम लोन भी कह सकते हैं, एक प्रकार का लोन है, जो कि एक या एक से अधिक लेंडर्स के द्वारा, एक लेंडर के द्वारा कभी नहीं दिया जाएगा, एक से अधिक लेंडर्स के द्वारा बोरोवर्स को, कई सारे बोरोवर्स को या फिर ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड बोरोवर्स को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में प्रदान की जाती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी अलग अलग होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो ये जानना था ये हम लोगों ने जाना। और वेदांता लिमिटेड इसी सिंडिकेटेड फैसिलिटी के अधिकांश भाग को 8,000 करोड़ रुपए में 7.75% के इंटरेस्ट रेट से 7.75% के इंटरेस्ट रेट से टेक ओवर करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में टाई अप किया हुआ है, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग सिंडिकेटेड फैसिलिटी को टेक ओवर करने के लिए 28 दिसंबर 2021 को ये रिप्लेसमेंट जो है फैसिलिटी अवेल की गई थी, जिससे कि कंपनी की ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। बाकी की चीज़ें जो बाद में बताई नहीं भी समझ में आई है तो कोई बात नहीं, बस इसको याद कर लो। क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम किया जाएगा और क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है वो मैक्सिमम चीज़ें आपको बताएगी, ठीक है। 7.75% इंटरेस्ट रेट है, स्केल 3 वालों के लिए जरूरी होगा।
इसके टू जीबीओ में और आरबीपीओ क्लर्क में तो मुझे नहीं लग रहा है कि पूछा जाएगा, लेकिन मैं फिर बताता हुआ चलूँगा। अब इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड सीईओ और स्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा था, ये आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करो। नेक्स्ट देखते हैं। In order to finance solar projects, which bank has recently signed an agreement with Tata Power Solar Systems? सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और एसबीआई ने सूर्य शक्ति सेल नाम से एक डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड सेल मुंबई में स्थापित किया हुआ है इसके लिए, ठीक है ना। फिर से सुनो, उस सेल का नाम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। सूर्य शक्ति सेल, ठीक है ना, सूर्य शक्ति सेल, सूर्य शक्ति सेल, ठीक है ना। एसबीआई ने सूर्य शक्ति सेल नाम से एक डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड सेल मुंबई में स्थापित किया हुआ है और ये सेल सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन एप्लीकेशंस पर काम करेगी और जल्द से जल्द उनकी प्रोसेसिंग करने में हेल्प करेगी। तो बस इतना ही हमको जानना है। एसबीआई की बात हो रही है, दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन आप लोग बता दो, कई सारी टैगलाइन है एसबीआई की, कोई एक भी बोल दो आप लोग। और एसबीआई के साथ साथ में ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यहीं पर रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, as per the recent statement of SBI, bank will transfer how many NPA accounts aggregating worth over rupees 50,000 crores to National Asset Reconstruction Company Limited NARCL by March 31st 2022 to clean up their books? बढ़िया क्वेश्चन है। एसबीआई के हालिया बयान के अनुसार बैंक अपनी बही खातों को साफ करने के लिए 31 मार्च 2022 तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कितने एनपीए खाते नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL को हस्तांतरित करेगी? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 15 ऐसे खाते जो हैं जो कि NARCL को जो है हस्तांतरित किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे कि 31 मार्च 2022 तक जो है बैंक अपनी बुक्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको, मैंने बताया कि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। पहली चीज़ तो 31 मार्च 2022, पहली चीज़ तो जो क्वेश्चन में चीज़ें दी गई है 31 मार्च 2022, ये डेट आप लोग याद रखो, ठीक ना। ये पूछा जा सकता है कि इस डेट तक, अभी तो यहाँ पर हमने पूछ लिया कि नंबर ऑफ अकाउंट्स पूछ लिया, ठीक ना। अभी इस क्वेश्चन में हमने आपसे ये पूछ लिया कि हाउ मेनी एनपीए अकाउंट्स, तो इसका तो आंसर हो गया 15, ठीक ना। लेकिन ये डेट भी पूछी जा सकती है, यहाँ पर 15 एनपीए अकाउंट दे दिया जाता है और पूछता किस डेट तक, तो ये आप डेट भी याद रखो, 31 मार्च 2022, ये डेट याद रखो, ठीक ना। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहाँ से, इसलिए आपको बताया गया, ठीक। तो एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने अभी हाल ही में एक बयान दिया हुआ है, ठीक ना, इंडियन एक्सप्रेस पर उनका बयान था और उन्होंने ये कहा कि 31 मार्च 2022 तक 15 एनपीए अकाउंट्स या फिर ये बोले कि या कहें 15 एनपीए अकाउंट, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि 15 स्ट्रेस्ड एसेट जिनकी टोटल वैल्यूएशन 50,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ये डाटा भी आप लोग याद रखना, जिनकी टोटल वैल्यूएशन 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपीस से अधिक है, इन्हें अपनी बुक्स को क्लियर करने के लिए NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेट जो है ये डेट आप लोग याद रखना है 31 मार्च 2022। नंबर ऑफ एनपीए अकाउंट्स जो कि 15 है, 15 ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ये इसका आंसर। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और जब ये बैड लोन्स एक बार फिर से NARCL को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो सभी लोन्स के लिए एक ट्रस्ट सेटअप किया जाएगा और डेप्ट रेजोल्यूशन इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं IDRCL यानी कि इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक ना। इसके द्वारा सभी के सभी डेप्ट जो हैं ये हैंडल किए जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें NARCL की, तो ये इसके बारे में प्रॉपर एक डिटेल्ड विस्तृत वीडियो बनाया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जानते हुए चलते हैं। NARCL जो है वो अक्टूबर 2021 में इसे एज ए बैड बैंक के रूप में अक्टूबर 2021 से ये काम कर रहा है और इसका 51% जो है पब्लिक सेक्टर बैंक PSBs के द्वारा ओन्ड है, बाकी बची हुई हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के पास में है। बाकी डिटेल फंक्शनिंग और सारी चीजें पिछले वीडियोस में, वहां से आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट डाटा ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, द इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाई व्हाट परसेंट इन 2020-21? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 के दौरान कितने प्रतिशत की कमी आई है
ऑप्शन नंबर बी 6.6% का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। तो इसकी तो हिंदी आसान थी, आप लोगों को समझ में आ गई। कई कई का ट्रांसलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वहाँ पर आप लोग इंग्लिश देख लिया करो, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अभी हाल ही में फिनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, इन सब से संबंधित डाटा रिलीज किया है। फिर से सुनो आप, ये डाटा किसके किसके द्वारा रिलीज किया गया, पहले तो ये जान लो, बताया ही गया, तो ध्यान से सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। तो NSO और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये डाटा रिलीज किया जाता है, और इन्हीं दोनों ने भी हाल ही में फिनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, ठीक ना, फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम पहला, दूसरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना, इन सब से संबंधित डाटा को रिलीज किया हुआ है। और इस डाटा के अनुसार 2020-21 के दौरान इंडियन इकोनॉमी में 6.6% की जो है कमी का अनुमान लगाया गया है। 6.6% की कमी का अनुमान लगाया गया है, कॉन्ट्रैक्टेड बोला गया ना यहाँ पर। तो ये यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, और ये इसका आंसर होगा, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। और जबकि मई 2021 में ये अनुमान 7.3% का था, ठीक ना। मई 2021 की अगर ये बात की जाए तो मई 2021 में इन्हीं दोनों के द्वारा जो डाटा रिलीज किया गया था उसके अनुसार ये 7.3% का था, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको, कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं, पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को जानेंगे। इस डाटा रिलीज से संबंधित जो और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमको जानना चाहिए, पॉइंट में जानेंगे। डिटेल PDF में आपको मिलेगा, काफ़ी सारी जो इसके और पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ आपको PDF में प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अभी एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, लेकिन PDF में सब कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, कि कहीं से भी कुछ भी फ्रेमिंग हो तो वो आपको वहाँ पर मिल जाए। तो इसीलिए जब भी मैं बोलता हूँ कि जो लोग भी कोर्स परचेज करें, वीडियोज़ तो आप लोग देखिए, साथ साथ में आपको PDF भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कुछ चीज़ें PDF में भी ज़्यादा मिलती हैं, तो दोनों चीज़ें पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी भी होगी, रिवीजन भी होगा, और क्विज वगैरह भी हम लोग बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि NSO ने 2019-20 के लिए रियल GDP को रिवाइज करके 3.7 कर दिया है। रियल GDP की बात हो रही है, इसको रिवाइज करके 3.7 कर दिया गया है, और पहले यह अनुमान 4% का था, ठीक। 2020-21 में अनुमानित नॉमिनल GDP जो है 198.01, मैं लिख दे रहा हूँ, 198.01 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि 2019-20 के दौरान ये 200.75 लाख करोड़ रुपए रहने का मतलब थी, ठीक है ना। तो 19-20 के कंपैरिजन में 21-22 में जो है 1.4% की कमी देखी गई। 19-20 में 200.75 लाख करोड़ रुपए था, जबकि 2020-21 में ये 198.01 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने के बीच में 1.4% की कमी दर्ज की गई, ठीक है। फिर से बात करते हैं अगले पॉइंट की। 2020-21 के दौरान रियल GDP जो थी 135.58 लाख करोड़ थी, ठीक ना। पहले हम लोग बात कर रहे हैं 20-21 की। 20-21 के दौरान रियल GDP जो थी 135.58 लाख करोड़ रुपए थी, ठीक ना, लाख करोड़ रुपए थी, जबकि, ठीक ना, अनुमानित थी, जबकि 19-20 के दौरान ये 146.16 लाख करोड़ थी, ठीक ना। तो इसमें क्या किया गया, 19-20 के तुलना में 20-21 में 6.6% की कमी आई। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6.6% की कमी आई है, ठीक है ना। तो ये भी आप नोट डाउन करते हुए चलो, जो लोग PDF परचेज नहीं करोगे इसको नोट करो। ये मुरारी बाबू की कथा की तरीके से नहीं चलना चाहिए कि मैं बके जा रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, लिखो, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। 20-21 के लिए नॉमिनल नेट नेशनल इनकम 171.94 लाख करोड़, ठीक है ना, 171.91 लाख करोड़, ठीक है ना, ठीक है ना, लाख करोड़ हो जाएगा, जबकि अनुमानित है, जबकि 19-20 के दौरान वो 177.17 19-20 के दौरान 177.17 लाख करोड़ ये थी। इसमें क्या किया गया, 19-20 की तुलना में 21-22 में 2.9% की जो है ग्रोथ कमी दर्ज की गई, ठीक है ना, 2.9% की कमी दर्ज की गई। 2020-21 के दौरान पर कैपिटा इनकम की अगर हम लोग बात करें तो 1,32,115 अनुमानित है, ठीक है ना। पर कैपिटा इनकम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के दौरान पर कैपिटा इनकम जो है वो 1,32,115, ठीक है ना, 15 रुपए अनुमानित है। ये बात हो रही है
20-21 के दौरान, जबकि 19-20 के दौरान ये कितना अनुमानित थी, कितनी थी, 1,26,855, 1,26,855 रुपीज़, ये 19-20 के दौरान है और ये 20-21 के दौरान ये अनुमानित है, ठीक है ना। 2020-21 के दौरान ग्रॉस सेविंग्स जो है वो 55.92 55.92 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि 19-20 के दौरान ये 59.96 थी, 19-20 के दौरान ये 59.96 लाख करोड़ रुपए थी, ठीक है। 2020-21 के लिए ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम GNDI जिसको हम लोग बोलते हैं वो 200.86 लाख करोड़ अनुमानित है, ठीक है ना, जबकि 19-20 के दौरान ये 204.22 लाख करोड़ रुपए अनुमानित थी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ डाटा है जो कि इस रिपोर्ट से संबंधित है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पर ली गई, ठीक है। खासतौर से स्केल 3 वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और IBPS PO क्लर्क में इतना डीप में जाने की मुझे नहीं लगता कि लोग जाएंगे, लेकिन चीज़ें हम पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखिए और ये सारी चीज़ें आप लोगों को PDF में मिलेंगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 6.6%। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ऑब्जर्व्ड UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक ड्यूरिंग व्हिच डेट। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किस तिथि के दौरान UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह मनाया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा 1 to 7 फरवरी 2022। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ये आप लोग याद रखना। 1 से लेकर 7 फरवरी 2022 के दौरान NPCI के द्वारा UPI सेफ्टी अवेयरनेस वीक जो है ये ऑब्जर्व किया गया, ये मनाया गया, ठीक है ना। NPCI ने 1 से लेकर 7 जनवरी 2022 को UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक के रूप में सेलिब्रेट करने का फैसला किया, जबकि पूरी फरवरी को, मतलब पूरी की पूरी फरवरी 2022 को UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना। अगर ये पूछा जाए कि UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ क्या है, किसके रूप में, कौन से महीने को, कौन से मंथ को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में आंसर होगा फरवरी। और सेफ्टी वीक की बात की जाएगा, सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक की बात की जाए तो 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2022 तक, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स, UPI, कैशलेस सोसाइटी, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए अवेयरनेस वीक और ये अवेयरनेस मंथ जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट, in order to provide buy now pay later BNPL service to its merchant, which company has recently partnered with Simple की स्पेलिंग यही है, ऐसे ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपने व्यापारियों को बाय नाउ पे लेटर सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने सिंपल के साथ में साझेदारी की हुई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दुकान, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। ऑप्शन नंबर D दुकान इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल एक BNPL प्लेटफॉर्म है, सिंपल की जो बात है, सिंपल एक BNPL प्लेटफॉर्म है। BNPL का फुल फॉर्म हो जाएगा बाय नाउ पे लेटर, ठीक है ना। सिंपल एक बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म है, जबकि दुकान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि, दुकान की जो बात हो रही है, जो इसका आंसर है, दुकान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स को डिजिटली सेल करने में, ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने में उनकी मदद करता है। तो अभी हाल ही में दुकान ने सिंपल के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि BNPL सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर D दुकान इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डेवलप द आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन एट रेड फोर्ट इन दिल्ली, a tripartite MOU has recently been signed between Indira Gandhi National Center for the Arts IGNCA, National Culture Fund NCF and which बैंक। दिल्ली के लाल किले में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन को विकसित करने के लिए हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA, राष्ट्रीय संस्कृति कोष NCF और किस बैंक के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है ना। तो 3 लोगों के बीच में समझौता किया गया है, 2 लोगों का नाम आपको बता दिया गया है, तीसरा कौन सी बैंक है ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। 1 लाइनर करेंगे, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। और ये आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन ये IGNCA के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। SBI इसको स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक ना। SBI बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसको स्पॉन्सर कर रहा है। 10 करोड़ रुपए SBI के द्वारा CSR के अंडर दिया जाएगा। इसके तहत कितना रुपए दिया जाएगा? 10 करोड़ रुपए किसके द्वारा दिया जाएगा? SBI के द्वारा दिया जाएगा। किसके तहत दिया जाएगा? CSR के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है ना। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये CSR होता है। अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो कोई भी जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके
लिए उनके द्वारा सरकार एक फिक्स करती है कि वो अपनी कमाई का, अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट जो है हर साल CSR के रूप में दान करेंगे या कहीं ना कहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो SBI जो है इसी CSR के तहत में 10 करोड़ रुपए इसमें जो है इस प्रोजेक्ट के लिए, इसके लिए जो है स्पॉन्सर करेगा। नेक्स्ट, Exim Bank has recently signed how much amount of line of credit agreement with the government of Sri Lanka to overcome its current fuel shortage? Exim Bank ने हाल ही में श्रीलंका सरकार के साथ में उसकी वर्तमान ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए कितनी राशि के लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसने पूछा गया है। 500 मिलियन USD ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। वन लाइनर करते हुए इसको चलेंगे। 500 मिलियन USD ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2% के नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक ना, 2% के नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर 1 साल के लिए ये लोन दिया गया है श्रीलंका को। श्रीलंका के हालात इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं। इससे पहले भी श्रीलंका की मदद भारत सरकार के द्वारा की जा चुकी है और उसके लिए अलग अलग क्वेश्चन बनाए गए हैं, आप लोगों को जनवरी वाले वीडियोस में देखने को मिले होंगे। तो कितना कितना अमाउंट श्रीलंका को किस किस पर्पज़ के लिए दिया गया है इसी टाइम पर रिकॉल कर लो। अगर आपने जनवरी का वीडियो देखा है, तो नहीं देखा है तो फिर आप ज़्यादा बुद्धिमान है, आपको ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है, ठीक है। एक्सिम बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, तो एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है ना। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। हर्षा बांगरी जो है वो इसके MD हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडस्ट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वॉइस बोट फॉर ऑटोमेटेड मोटर क्लेम्स? किस बीमा कंपनी ने हाल ही में स्वचालित मोटर दावों के लिए उद्योग का पहला कृत्रिम बुद्धिमान यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वॉइस बॉट लॉन्च किया हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईडलवाइस जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। वन लाइनर ही करेंगे, बहुत डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर याद रखो, नाम कुछ जो जरूरी है याद रखो, आगे बढ़ो। ईडलवाइस जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। ऑटोमेटेड मोटर क्लेम के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पहला AI वॉइस बोट है, जो कि ये अभी हाल ही में ईडलवाइस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक ना। ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में अवेलेबल है। बस इतना हमको यहाँ पर जानना है। ईडलवाइस की यहाँ पर बात हुई है, तो ईडलवाइस का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक ना। सनाई घोष जो हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, CEO हो जाएंगे। इतना ही हमको इस क्वेश्चन से जानना था। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी हैज रिसेंटली restructured its 4-member high power advisory committee on settlement orders and compounding of offenses. Who will now chair this committee? ठीक है ना। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में निपटान आदेश और अपराधों के कंपाउंडिंग पर अपनी 4 सदस्यीय उच्च शक्ति सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। अब इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जय नारायण पटेल, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C, जय नारायण पटेल जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जैसे ही आपको यहाँ पर मैंने बताया कि हु विल नाउ चेयर दिस कमेटी, तो इसका मतलब कि अभी कमेटी को कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, क्योंकि कमेटी को रिस्ट्रक्चर किया गया फिर से उसको, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में उसी टाइम पर आना चाहिए था कि इनसे पहले कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था, ठीक है ना। ये भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को टफ करना होगा, कॉम्प्लिकेटेड करना होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले इस कमेटी की अध्यक्षता विजय सिंह डागा जी के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब जय नारायण पटेल जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और ये जो जय नारायण पटेल जी हैं वो कलकत्ता हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, ठीक है ना। अभी हाल ही में सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स रेगुलेशन 2018 में अमेंडमेंट भी किया हुआ था, पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट के बाद सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल करने की टाइमलाइन को 180 डेज, ठीक ना, 180 डेज। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस देखे हैं होंगे वो इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे और उनको अपनी ये चीज़ें याद आ रही होंगी, ठीक ना। तो जो ये अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के बाद में सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल करने की टाइमलाइन को 180 डेज से घटाकर 60 डेज कर दिया गया है, ठीक ना। 180 डेज से घटाकर 60 डेज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इसी क्वेश्चन से मिलती जुलती कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताया गया। और इस क्वेश्चन के बारे में कि जो ये सेटलमेंट क्लेम फाइल करने की डेट है, डेडलाइन है, इसको घटाकर कर दिया गया 180 से 60 दिन तक, इसके बारे में एक प्रॉपर डेडिकेटेड क्वेश्चन बनाया गया था जनवरी वाले वीडियो में। जिन लोगों ने देखा होगा वो उससे रिलेट कर पा रहे हैं, जो लोग छोड़ दिए हैं वो जाकर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है ना। बात यहाँ पर सेबी की हुई है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा और अजय त्यागी जी जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक ना। अजय त्यागी इसके चेयरमैन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। As per the recent projection of the domestic rating agency CRISIL, what is the estimated real GDP of India for financial year 23? घरेलू
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के हालिया प्रक्षेपण के अनुसार वित्त वर्ष 23 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 7.8% ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही हमको जानना है, वन लाइनर कर हम लोग इसको चलेंगे। जबकि फिनेंशियल ईयर 2022 के लिए ये 9.2% अनुमानित है क्रिसिल के द्वारा ही। ये जो बताया गया आपको क्वेश्चन में पूछा गया फिनेंशियल ईयर 23 के बारे में पूछा गया है, उसका आंसर 7.8% होगा। फिनेंशियल ईयर 22 की अगर बात की जाएगी तो उसका आंसर 9.2% होगा। दोनों चीज़ें आपको बताई गई। नेक्स्ट, Who has recently been appointed as the new chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)? हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा रवि मित्तल, ऑप्शन नंबर सी। रवि मित्तल ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये रवि मिस्टर जी जो है फॉर्मर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं और इन्हें अगले 5 सालों के लिए IBBI का चेयरपर्सन बनाया गया है, ठीक है ना। इन्हें अगले 5 सालों के लिए IBBI का चेयरपर्सन बनाया गया है। MS साहू जी 30 सितंबर 2021 में रिटायर हुए, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? MS साहू की, ठीक है ना। MS साहू जी जो है वो 30 सितंबर 2021 को रिटायर हुए थे। उसके बाद नौरंग सैनी जी को IBBI का चेयरपर्सन बनाया गया था, वो IBBI के चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहे थे, ठीक ना। सैनी जी 5 मार्च 2022, सैनी जी जो है वो 5 मार्च 2022 को रिटायर होंगे और उसके बाद 5 मार्च 2022 से रवि मित्तल जी IBBI के चेयरपर्सन के रूप में काम करेंगे। IBBI के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली में। इन ऑर्डर टू लॉन्च 2 co-branded contactless credit card, which bank has recently partnered with पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड? 2 co-branded संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। पंजाब नेशनल बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। PNB रुपे प्लेटिनम और PNB रुपे सिलेक्ट, ये दोनों नाम आप लोग याद रखना। PNB रुपे प्लेटिनम और PNB रुपे सिलेक्ट नाम से 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड NPCI के रुपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के पार्टनरशिप में, ठीक ना। कार्ड डिटेल्स क्या क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन द नेम यू कैन बैंक अपॉन। पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO चेयरपर्सन कौन है, आप लोग कमेंट करके बताओगे। स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, ये आप बताओ। बाकी ऑप्शन में और जो बैंकें दी गई इनका सबका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD एंड CEO आप लोग जो है इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक हैज रिसेंटली बीन कैंसल्ड बाय द RBI ड्यू टू इट्स इनएडिक्वेसी इन अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स टू पे द कस्टमर्स? ग्राहकों को भुगतान करने के लिए कमाई की संभावनाओं में अपर्याप्तता के कारण हाल ही में RBI के द्वारा किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर डी। बस वन लाइनर करते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नासिक महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है ये। 3 फरवरी 2022 से इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, ठीक है। RBI के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया, ये क्वेश्चन में बता दिया गया। ड्यू टू इट्स इनएडिक्वेसी इन अर्निंग प्रोस्पेक्ट टू पे द कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए कमाई की संभावनाओं में कमी के कारण जो है इसका लाइसेंस RBI के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स LIC हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच कंपनी? जीवन बीमा उत्पादों का डिजिटल वितरण प्रदान करने के लिए LIC ने हाल ही में किस कंपनी के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा policybazaar.com, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए policybazaar.com इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये LIC की किसी भी LIC जो है वो policybazaar.com जो है ये पहली ऐसी कंपनी है, पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो जिसके साथ LIC ने जो है पार्टनरशिप किया है। थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं, थोड़ा सा और आसान भाषा में बता देते हैं कि ये LIC की किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ में पहली पार्टनरशिप है। मतलब कि इस पार्टनरशिप से पहले LIC ने कभी भी किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ में पार्टनरशिप नहीं किया था। और policybazaar.com के साथ में जो पार्टनरशिप की गई है वो इसलिए किया गया है जिससे कि LIC के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को LIC अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को डिजिटली प्रोवाइड करने के लिए, डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए policybazaar.com के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है। LIC की बात हो रही है तो LIC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। मुंबई महाराष्ट्र में LIC का हेडक्वार्टर हो जाएगा। MR कुमार जो है वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। MR कुमार का कार्यकाल अभी बढ़ाकर कितना कर दिया गया?
पहले क्वेश्चन में, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया गया था, तो ये आप लोग इस टाइम पर कमेंट कर फटाफट बता दो अगर याद आ रहा है तो। नहीं याद आ रहा है तो आप लोग अपनी तैयारी का स्तर और अपनी कंसंट्रेशन कितना कंसंट्रेट होकर आप लोग सुनते हो, ये आप लोगों को जज करने का बेहतर मौका है। तो जज कर लो खुद को कि पहला क्वेश्चन बताया गया और यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप बता पा रहे हो तो कितने कंसंट्रेशन के साथ में आप इसको सुन रहे हो, और नहीं बता पा रहे हो तो भी आप समझ लो कि किस तरीके से पढ़ रहे हो। सच में फिर मुरारी बाबू की कथा के तरीके से ही आप सुन रहे हो, ठीक है ना। तो आप लोग बताओ इसका अगर आंसर याद आ रहा है तो, ठीक है। देख कर नहीं, पीछे जाकर नहीं कि मैंने बता दिया इसलिए जाकर पीछे देख कर और सुन कर बता दे, खुद को अगर जो याद आ रहा है तो बताओ, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है पॉलिसी बाजार की, तो policybazaar.com इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक ना। गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और सरवीर सिंह जी जो है वो इसके CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोटर इंश्योरेंस सर्विसेज टू यूज्ड कार which जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद Cars24। पुरानी कारों को मोटर बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस सामान्य बीमा कंपनी ने Cars24 के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बस वन लाइनर करेंगे, बहुत डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं पर कोई चीज़ें छूट न जाए इसलिए हम लोग जो है इसको पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक ना। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। इस पार्टनरशिप के तहत Cars24 के जो भी यूज्ड कार बायर होंगे उनको कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस का प्लान जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। Cars24 का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में होगा, ठीक है ना। Cars24 का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर होगा। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की बात हुई है जो इस क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक ना। इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो सुरेश अग्रवाल जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The government of India has recently done a conversion switch transaction of its securities with the Reserve Bank of India for how much amount? भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ में अपनी प्रतिभूतियों का रूपांतरण स्विच लेन देन कितनी राशि के लिए किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये अमाउंट आप लोग याद रखना। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1,19,701 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 1,19,701 करोड़ रुपीस के लिए जो है ये किया गया है, ठीक ना। ये अमाउंट याद रखो, बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन के डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो बताया जा रहा है उसको आप लोग याद रखो। फिनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25 के दौरान मैच्योर हो रही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई बैक किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एज पर RBI's recent data, how much is the external commercial borrowings of Indian companies in the first 3 quarter of financial year 22? RBI के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 की पहली 3 तिमाहियों में भारतीय कंपनियों का बाहरी वाणिज्यिक उधार कितना है। बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है ना। इसीलिए बोलता हूँ कि हिंदी न समझ में तो इंग्लिश देख लिया करो, आसानी से चीज़ों को आप समझ जाओगे। तो इसका जो आंसर है 23.28 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है 23.28 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है। RBI से रिलेटेड है, थोड़ा सा एक्सटेंड इसको हम लोग करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इंपॉर्टेंट भी बनता है तो थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। RBI ने अभी हाल ही में अपना एक डाटा रिलीज किया और इस डाटा के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 के शुरुआती 9 महीनों के दौरान यानी कि फर्स्ट 3 क्वार्टर, शुरुआती 9 महीने यानी कि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के दौरान, और ये फर्स्ट 3 क्वार्टर होगा कब से कब तक ये भी तो जान लो, अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2021। ये जो डाटा रिलीज किया गया है अप्रैल 21 से लेकर दिसंबर 21 के लिए डाटा रिलीज किया गया, ठीक ना। तो RBI ने जो हाल ही में अपना डाटा रिलीज किया इसके अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स यानी कि शुरुआती 9 महीने यानी कि अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 के दौरान इंडियन कंपनीज की ओवरसीज बोरोइंग्स, जिसको कि हम लोग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स भी बोलते हैं, ओवरसीज बोरोइंग्स में जो है कितनी रही 23.28 बिलियन USD रही। यही इसमें पूछा गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और इसी सेम ड्यूरेशन के दौरान यानी कि अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020, ठीक ना, इसी सेम ड्यूरेशन के दौरान पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान यानी कि अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान जो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स कितनी थी, ओवरसीज बोरोइंग्स कितनी थी, तो वो थी 19.53 बिलियन USD, ठीक ना, 19.53 बिलियन USD। ये अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान ये बोरोइंग्स थी, ठीक ना। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2022 में
19% ज़्यादा बारोइंग्स की गई है, 19% ज़्यादा बारोइंग की गई है। तो भैया स्केल 3 वाले ये पूरी कहानी बताने का मतलब आप लोगों को इससे कनेक्ट करना था, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि जिस तरीके से वो लोग डाटा पूछे हुए थे कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार जीएसटी कलेक्शन कितना प्रतिशत अधिक हुआ, तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन की फ्रेमिंग में इस तरीके से भी कर रहे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के बारे में, ठीक है ना। तो उसमें कितना है 23.28 बिलियन, लेकिन अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करेंगे तो वहां पर कितना है 19.53 बिलियन यूएसडी, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच में जो है 19% की 19% की एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स में बढ़ोतरी हुई है, ज़्यादा बोरोइंग की गई है इंडियन कंपनीज के द्वारा, ठीक। तो ये आप लोग समझना स्केल 3 वालों के लिए स्पेशल ये था, और इतना डीप में जाकर इसीलिए समझाया गया परसेंटेज वगैरह, ठीक ना। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2022-23 के दौरान एनबीएफसीज और बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ जो है 9 से 11% तक की वृद्धि होने का अनुमान है इसी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक ना। इसी रिपोर्ट के अनुसार बैंक की क्रेडिट ग्रोथ में जो है 9 से 11% तक की वृद्धि होने का अनुमान है 2022-23 के दौरान, ठीक ना। ये सिर्फ बैंक की बात नहीं हो रही, बैंक और एनबीएफसीज दोनों की बात हो रही, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SIDBI has recently signed an MOU with which company to strengthen its cyber security capabilities? SIDBI ने हाल ही में अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है CDAC। ऑप्शन नंबर है CDAC इसका आंसर हो जाएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर है CDAC इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। CDAC जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करने वाला एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और SIDBI ने इसी CDAC के साथ में मिलकर अभी बैंकिंग सेक्टर के लिए साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इन सब पर काम करने के लिए जो है एक MOU साइन किया हुआ है। SIDBI की यहाँ पर बात हुई है तो SIDBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है ना। SIDBI का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ यूपी में हो जाएगा। CMD की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो शिवा सुब्रमण्यम रमन ये इसके CMD हो जाएंगे, ठीक है। शिवा सुब्रमण्यम रमन ये इसके CMD हो जाएंगे, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Which bank has recently been awarded with the DX 2021 awards for the best practice in digital transformation by the Confederation of Indian Industry CII? भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा हाल ही में किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम अभ्यास के लिए DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटका बैंक ने KVL विकास, फिर से सुनो, कर्नाटका बैंक ने KVL विकास नाम से अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, और इसी के लिए ये अवार्ड जो है बैंक को मिला हुआ है। बस वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। किसके द्वारा अवार्ड दिया गया, किस नाम से अवार्ड दिया गया, सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही दी गई हैं, तो उसको ध्यान से आप लोग पढ़ो और समझो, ठीक है ना। CII की यहाँ पर बात हुई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है ना। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो TV नरेंद्रन जो है वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। TV नरेंद्रन जो है वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें कर्नाटका बैंक की तो मैंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और MD एंड CEO की हम लोग बात करेंगे तो MS महाबलेश्वर जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने फरवरी 1 वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है, और बहुत ही जल्दी वेबसाइट और ऐप दोनों चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं। मैंने बताया कि ना कुछ टेक्निकल इशू हो गया और ये लंबा खिंच गया, इतना जनरली होता नहीं है किसी के साथ में, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, ठीक ना। ये बहुत ही मेरा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा, और डेवलपर का भी, क्योंकि डेवलपर भी ये सारी चीज़ें बोल रहा था कि इतना लंबा खींचता नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को पेड कोर्स वगैरह मिल जाएगा, दिया जाएगा, और प्रॉपर अनाउंसमेंट उसके लिए मैं करूँगा, तभी से आप लोग कोर्स परचेज करना। अभी से कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।